गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भूमकाल विद्रोह। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जनजाति समूह ने बहुत सारे विद्रोह किए, है ना। 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया। मतलब इस विद्रोह का प्रभाव 46 परगने में पड़ा। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे। पहला था जनजाति वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत थे। ये जो विद्रोह हुआ वो क्या था? जो वनोपज है उसके उपयोग और अधिकार के लिए, उस एरिया के अधिकार के लिए संघर्ष था। सन 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया, है ना, यहाँ को क्या किया गया? आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया, तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। दोहन मतलब यहाँ के जो वनोपज है उसके उपयोग पर नियंत्रण किया गया, है ना। तो इसका विरोध किन लोगों ने किया? जनजातियों ने इसका विरोध किया कि ये जो वनोपज है उसका हम क्या करेंगे? पूरा उपयोग करेंगे, वो भी मुक्त रूप से। अंग्रेजों ने एक ओर तो ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब के उत्पादन को अवैध घोषित किया। आप लोगों को पता है कि जो महुआ होता है ना, और जंगलों में खूब सारा महुआ उगाया जाता है ना, तो उससे क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जो ठेकेदार हैं उसको लकड़ी काटने की अनुमति दी थी, जंगलों की लकड़ी को काटने के लिए, और जो जनजाति शराब बनाते थे उसके उत्पादन को अवैध घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूलों को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। दूसरा कारण था कि विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति और स्कूलों को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा, जो स्कूल खोला जा रहा था। फिर पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे। जितने भी विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा ना, कोई विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, इस सब का जो आंग्ल मराठा सैनिक है वो दमन करने में सफल रहे। इन सब विद्रोहों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वह विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी। जो जनजातियों ने विद्रोह किया उनको सफलता नहीं मिल सकी, पर राजनीतिक चेतना जगाने में ये सब सफल रहे। ये जितने भी विद्रोह हुए उसने क्या किया? राजनीतिक चेतना जगा दी जो जनता है उसमें। सरकार को भी अपनी नीति निर्माण में इनकी मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। जो विद्रोहियों ने, जो जनजाति समूह ने मांग की, उसको ध्यान में रखना पड़ा। सन 1857 के महान विद्रोह के उपरांत भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अंग्रेज नीति ऐसे ही विद्रोहों का परिणाम थी, है ना। कालांतर में इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों के नवीन भारत के नीति निर्माण में मार्गदर्शन किया। तो बाद में क्या है, जो इन विद्रोहों ने, जो सबसे पहला विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 को मानते हैं ना, वो क्या है? इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों ने, जो अर्थ संबंधित, ऐसे संबंधित जो भी कारण थे, उसने क्या किया? नए भारत के निर्माण का मार्गदर्शन दिखाया। फिर अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन किया। जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर हमारे देश में क्या है? अपना शासन स्थापित कर लिया, है ना। तो पहले क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे हम पर शासन करने लगे। तो भारतीय संसाधनों का, जो भी हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध थे, उनका उपयोग अंग्रेजों ने भरपूर तरीके से किया। उसका उद्देश्य इन कारखानों में उत्पादन कर भारत के बाजार में माल बेचना था। उनका उद्देश्य यही था कि कारखानों में उत्पादन करें और भारत के बाजार में उनको बेचें, ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके।
और कच्चा माल कहाँ से ले जाते थे? इसी भारत से ले जाते थे और विदेशों में विदेश में बनाते और उसको भारत में लाकर फिर महंगे दामों में उसको बेचते थे। इस तरह से उन्हें अधिक लाभ मिलता था। उन दिनों ढाका, कृष्णनगर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद आदि वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। मतलब ये क्या थे? वस्त्र उद्योग। यहाँ इन उद्योगों में वस्त्र निर्माण होता था। गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, चटगांव, ढाका जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ जहाज निर्माण होता था। अंग्रेजों को भारत एवं इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, है ना। जो अंग्रेजों ने भारत में और इंग्लैंड में जो भी कारखाना बनाए थे उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने भारत के विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया। ये फ़ायदा, ये जो सड़कें बनाई उसका फ़ायदा हमको बाद में मिला, है ना। ये तो पहले अपने लाभ के लिए बनाए थे लेकिन उसका उपयोग अब हम करते हैं ना। एवं सुधार कार्य भी किया। भारत में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। जो ये रेलवे जो बनाया गया है ना, रेलगाड़ियाँ, पटरी बनाई गई, वो अंग्रेज़ों के समय में ही बना और उसका उपयोग हम अभी कर रहे हैं। उस समय उन्होंने क्या किया था? अपने लाभ के लिए किया था। वो हमारे भारत के लोगों के लाभ के लिए नहीं किए थे, लेकिन उसका फ़ायदा अब हमको मिल रहा है। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे से के संपर्क में आए। जो संचार साधन है ना, उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, है ना। जब एक दूसरे की भावनाओं को जाना, उसके एक दूसरे के संपर्क में आए तो इससे क्या हुआ? राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। इन्हीं दिनों सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई एवं डाक व्यवस्था में सुधार किया गया। ये सब जो डाक व्यवस्था है, टेलीग्राम व्यवस्था, रेलगाड़ी और सड़कों का निर्माण, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। आज के लिए इतना ही।